जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को। इससे पहले वाली क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला में स्वरों का अध्ययन करा था, स्वरों के बारे में पढ़ा था, स्वरों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। स्वरों का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, कौन कौन से होते हैं, इन सभी को हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साथियों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन। तो बिना देर किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं सब, तो निकालते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, ये मैं आपको पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने वो नहीं देखी होगी, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ कि व्यंजन क्या है। वैसे जो जिन्होंने स्वरों के बारे में नहीं पढ़ा है, पहली वाली वीडियो नहीं देखी हैं, पहली वाली क्लासें नहीं ली हैं, वो पहले वाली क्लास को भी ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले व्यंजन क्या है। तो साथियों, व्यंजन जो हैं ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। इनको बोलते समय हमें, इनको उच्चारण करते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब ये बोले जाते हैं, जब ये उच्चारित करे जाते हैं, तो जो हमारे मुख से हवा निकलती है उससे मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। यानी जो हमारे मुखांग हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी को उन्हें क्या करना पड़ता है, स्पर्श करना पड़ता है। इनकी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है मुख के किसी अंग से टकराती है, तो उस समय उसे उस रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, उस हवा को। तो उन्हें क्या कहेंगे हम, व्यंजन। ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे जिन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है मुख्य अंगों की, उन्हें कहेंगे हम व्यंजन, ठीक है। और ये स्वतंत्र नहीं है, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं। और एक खास बात और, जब ये बोले जाएंगे तो हमारे मुखांग जो होंगे आपस में स्पर्श कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं स्पर्श करेंगे, तब वो क्या कहलाएंगे, हमारे व्यंजन, ठीक है। कुछ एकाध ऐसे होंगे जिन्हें बोलते समय स्पर्श नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है व्यंजन बोले जाते हैं तो उनको बोलते समय हमारे मुखांग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो लिख लेना, ये चीज़ें आप लिख लो सब। व्यंजन क्या है, व्यंजन ऐसे वर्ड ऐसे वर्ड जिन्हें बोलते समय, जिन्हें बोलते बोलते या उच्चारित करते समय मुख से निकलने वाली हवा, मुख से निकलने वाली हवा या वायु, वायु कह लो इसको, हवा या वायु को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो हमारे मुखांग होते हैं उनसे जो बाधा उत्पन्न होती है उसका सामना करना पड़ता है। अर्थात जो मुखांग है, मुखांग परस्पर परस्पर स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। या ऐसे कह लो, व्यंजनों को
उच्चारित करते समय, उच्चारित करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है, इन्हें जब हम बोलेंगे तो इन्हें बोलते समय हमें स्वरों की आवश्यकता होगी, स्वरों की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा जब ये बोले जाएंगे तो मुखांग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। और इसके अलावा जो मुखों से, जो मुख से निकलने वाली हवा है, मुख से जो निकलने वाली हवा है, मुख से निकलने वाली जो हवा है वो मुखांगों की बाधा का सामना करेगी। ठीक है, ये कन्फर्म है। यानी जब हमारे मुख से हवा निकलती है, उससे निकलते समय मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है और मुखांग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा इन व्यंजनों को बोलते समय, उच्चारित करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बना है। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूं कि ये मैंने लिख दिया एक व्यंजन क, ये जो क है ये दो वर्णों से बना है, ये क अक्षर है, ध्यान रखना। ये भी आता है कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। तो जो स्वर और व्यंजन के योग से बनता है वो अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो दो वर्ण है, एक होता है क जिसमें हलंत लगा होता है और इसके साथ में आता है अ। अगर ये अ ना लगे तो ये जो क है नहीं बनेगा, क में हलंत लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हलंत। तो ये पूरा हम ऐसे नहीं बोल सकते, क नहीं बोल सकते इसको। क के साथ जब अ लगेगा तभी बोल सकते हैं क। तो जितने भी वर्ण हैं, जितने भी सॉरी व्यंजन हैं, उन सब में अ होता है। ठीक है, अ होता ही होता है, अ से ही मिल के सब ये व्यंजन बनते हैं। पूरे पूरे व्यंजन अ से मिल करके बनते हैं। इसके अलावा जब इन पे मात्राएं लगाते हैं तो मात्राएं भी लग जाती हैं। ठीक है, जो अलग अलग स्वर हैं उन स्वरों की मात्राएं भी इन पर लगती हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको ये व्यंजन की परिभाषा जो है समझ में आ गई होंगी। सभी नोट कर लो इसको। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लें इसको। मुझे लगता है आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। नोट कर लिया ना सबने? कोई रहा तो नहीं है नोट करने के लिए? अगर रह गया हो तो बाद में बैक करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी, सबकी समझ में आ गई होगी व्यंजन क्या है। अब हमारे पास टोटल, मैंने बताए थे आपको कि हमारे पास टोटल 39 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं। इन 39 व्यंजनों में हमारे पास जो होते हैं 33 मूल व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजनों में हमारे पास 33 मूल व्यंजन होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और इनमें 2 होते हैं हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। 2 व्यंजन होते हैं हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल 39 व्यंजन है, जिनमें से हमारे पास 33 मूल व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। यानी टोटल मिलाकर के, इन सबको मिलाकर के हमारे पास जो स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या हो रही है वो हो रही है हमारे पास कितनी हो रही है? 39। 33 और 4 37 और 2 39। अब इन 33 व्यंजनों में ये जो 33 व्यंजन है, इनमें हमारे पास 25 व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। यानी हमारे पास इनमें से
जो है 33 व्यंजन हैं उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इनमें से जो है 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। 4 व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और हमारे पास इन 33 में से जो है 4 व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। यानी हमारे पास टोटल 33 मूल व्यंजन है जिनमें 25 स्पर्शी हैं, 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं और 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन है और 2 हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब ये जो 25 स्पर्शी व्यंजन है इन्हें हम 5 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं। 5 वर्गों में कौन कौन से वर्ग हैं? ये 5 वर्ग, एक है क वर्ग और एक है च वर्ग। च वर्ग। एक है ट वर्ग। ट वर्ग। एक है त वर्ग और एक है हमारे पास प वर्ग। प वर्ग। यानी टोटल हमारे पास कितने वर्ग हैं? 5 हैं। क च ट त प। तो इसे हम शॉर्ट में याद रखने के लिए इसे हम लिख देते हैं कचट तप। क्या लिख देते हैं? कचट तप। आप भी इसको याद कर लेना। ये जो 25 स्पर्शी व्यंजन है ये जो 5 वर्गों में बटे हुए हैं। कौन कौन से वर्ग में? कचट तप वर्ग में। कचट तप। क च ट त प। कचट तप। ठीक, याद रख लें। बार बार बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। वर्ग कौन कौन से हैं? क च ट त प। कौन सा तप? कचट तप। ठीक। अब ये जो नाम रखे गए हैं इनके वर्ग के, ये प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के आधार पहले अक्षर के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। जैसे ये जो क वर्ग है इसमें जो है 5 वर्ड आएंगे। एक क, एक आएगा ख, एक ग, एक घ और एक ङ। ये 5 वर्ड आएंगे। तो इन 5 वर्गों का जो पहला अक्षर है क, इस पहले अक्षर के आधार पर हमने इसका वर्ग रख दिया कि ये क वर्ग में आएगा। ऐसे ही च वर्ग जो है इसमें आएंगे च, छ, ज, झ और ये भी नो। ये भी 5 वर्ग पहले अक्षर के आधार पर रखे गए हैं। ठीक है, ये जो च वर्ग है ये भी इस वर्ग के पहले अक्षर के नाम पर रखा गया। ऐसे ही अगर हम बात करें ट वर्ग की तो इसमें भी 5 वर्ड होंगे। एक ट, एक ठ, ट ठ, ड, ढ और ड। ट ठ ड ढ और अना, ये वाला अना, अना। ये आएंगे। इसके अलावा जो त वर्ग है इसका भी जो पहला अक्षर है वो त है। क्या है? त, थ, द, ध और न। ऐसे ही प वर्ग में 5 हैं। प वर्ग में भी कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ और म। ये अब इसके इन सभी वर्गों के जो 5 पीछे वाले अक्षर हैं इनको हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर का मतलब ये प्रत्येक वर्ग के 5वां अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए इनको कहते हैं पंचमाक्षर। अब पंचमा अक्षर जो भी पंचमाक्षर है ये सब के सब नासिक हैं। कैसे हैं? ये सभी के सभी नासिका से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थल होता है नासिका। कौन सा होता है? नासिका। यानी ये नासिक है, नासिक से भी बोले जाते हैं। इसके अलावा ये जो वर्ग के नाम के आधार पर रखे गए हैं तो प्रत्येक वर्ग जो है मुख के एक विशेष अंग से बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ग जो हमारा मुख है उस मुख के एक विशेष अंग से या विशेष अंग की आवश्यकता होती है। जो मुखांग है हमारा, उस मुखांग की
एक विशेष मुखांग की आवश्यकता होती है प्रत्येक वर्ग को बोलने के लिए। ठीक है, तो इन देख लेते हैं कि हमारे जो मुख के अंग हैं, जो मुखांग है, वो कौन कौन से होते हैं। तो उससे पहले ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि व्यंजन 39 हैं, जिनमें 33 मूल है, मूलों में 25 स्पर्शी हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म हैं। 25 स्पर्शी जो है 5 वर्गों में बटे हैं, क च ट त प, और ये जो नाम रखा गया, ये रखा गया प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसे हम पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर जो होता है वो नासिक से बोले जाता है। ये सभी के सभी कैसे हैं, नासिक हैं, और इसे हम नासिका से बोलते हैं। ठीक है, एक कचट तप याद कैसे रखेंगे, इसको कचट तप नाम से, 5 वर्गों को कचट तप नाम से याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ बताया कि 4 अंतस्थ होते हैं, तो उनको भी लिख लो, यहीं लिखा देता हूँ। जो 4 अंतस्थ हैं उनको भी आप लिख लो। चार अंतस्थ कौन कौन से हैं? 4 अंतस्थ होते हैं, एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल, और एक होता है व। ये जो 4 अक्षर हैं ये अंतस्थ कहलाते हैं, और ये जो 4 ऊष्म हैं ये हैं स स स, और एक होता है इनमें। ये जो 4 अक्षर हैं ये 4 के 4 अक्षर क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो सबके सब जितने भी वर्ड मैंने बताए हैं, ये जो यरलव, स स सह, ये 5 वर्ग के 25 स्पर्शी, ये सबके सबको हम अलग अलग वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग इनके नाम होंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो पूछता ही है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं, ऊष्म कौन से होते हैं, ये पूछ लेगा प्रश्न में कि यह जो वर्ड है वो कैसा है, अंतस्थ है, ऊष्म है, स्पर्शी है। ठीक है, ऐसे करके पूछ लेगा। कई सारे प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। इसके अलावा इसको और विस्तृत रूप से हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने से पहले यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है छे, एक त्र, एक ज्ञ, और एक होता है श्र, श्री वाला। ठीक है, जब हम श्री लिखते हैं तो श्र लिखा जाता है। ये चारों के चारों कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। इसके अलावा 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 2 जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये कौन से हैं, ये जो ट वर्ग में आए हैं, ड और ढ, ये ही व्यंजन है जो उत्क्षिप्त हैं, लेकिन ये इनमें थोड़ा अंतर है। ये जो ड ढ है इनमें ये नीचे नुक्ता नहीं लगा होता है, जबकि यहाँ जो ड ढ होते हैं जिन्हें हम उत्क्षिप्त कहते हैं, इनमें नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है, नीचे एक बिंदी लगी होती है, तब ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, अलग से होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग भी इन्हीं की तरह है, अर्थ भी जो उच्चारण है वो भी इन्हीं की तरह है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग है। इनका जो बिना नुक्ता वाले हैं इनका, और जो नुक्ता वाले हैं इनका यूज अलग अलग है, प्रयोग इनका हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब ये मुख के किस किस अंग से ये अंग की आवश्यकता होती है वो हम आगे देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ आपको एक ये जो है इमेज दिख रही है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि मूर्धा कहाँ है, कंठ तालु कहाँ है, या फिर कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, दांत, ओठ, जीभ, ये सारी की सारी चीजें हैं। इसे आप अपने चाहे तो कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं और वहां इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसमें ये जो है, ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा, जहाँ मैं ये पेन घुमा रहा हूँ, ये जो हमारा हिस्सा है इसे हम कहते हैं, ये पूरा जो हिस्सा होता है इसे हम ये सॉरी, ये कंठ में आता है। यहाँ ये पूरा जो है क्या है, हमारा कंठ है। इसमें ये जो नीचे लटका हुआ सा एक बिंदु सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं काकल्य। क्या कहते हैं, काकल्य। इसे हम क्या कहते हैं, काकल्य या स्वरयंत्र, स्वर यंत्र, या अलजिह्वीय, ये लिखा हुआ है अलजिह्वीय, छोटी सी जीभ सी दिखती है, इसे हम क्या कहते हैं, अलजिह्वीय। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर, इससे ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो यहाँ होता है तालु। क्या होता है, तालु। तो ये जो पिछला हिस्सा है इसे हम कहते हैं कोमल तालु, और जो अगला हिस्सा है इसे हम कहते हैं मूर्धा बीच का,
और बीच के से जो आगे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं कठोर तालु। कठोर तालु। ये जो दांत जिसमें लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं मसूड़ा, उसे हम कहते हैं वत्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वत्स। वत्स का मतलब होता है मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। ये दांत हैं और ये है होठ है और ये अंदर है जीभ। ये जो है ये हमारी क्या है? नासिका। क्या है? नासिका। यहाँ से भी कुछ वर्ड हैं जो बोले जाते हैं, कुछ व्यंजन है जो बोले जाते हैं। ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं स्वर तंत्र। यहाँ से हमारी ध्वनि बनती है। क्या बनती है? यहाँ से हमारी ध्वनि पैदा होती है। ये है श्वास नली। श्वास नली जो है फेफड़ों से, जैसे एक ये वाला फेफड़ा और एक इधर, ये दो फेफड़ों से ये जुड़ी होती है श्वास नली, जहाँ से वायु आती है। वायु यहाँ से आकर के इस स्वर तंत्र से टकराती है और स्वर तंत्र से टकरा करके ध्वनि बनती है और यही ध्वनि आगे जा करके यहाँ पर इन विभिन्न मुखांगों से टकरा करके विभिन्न वर्णों का निर्माण करती है। ठीक है, यानी जैसे आपने वो देखी होगी बांसुरी देखी होगी। बांसुरी में छेद होते हैं अलग अलग। जब वो हवा, जब हम उसमें वायु हवा जाती है, प्रवेश कराते हैं, तो वो विभिन्न जो छेद होते हैं उनसे अलग अलग उसकी ध्वनि बनती है। ठीक है, इसके अलावा तुमने जो गिटार देखी होगी तो या वायलिन देखी होगी, उसमें जो तार होते हैं तो तारों से अलग अलग तार की अलग अलग ध्वनि होती है। तो ऐसे ही जब ये वायु होती है, जब ये इन विभिन्न अंगों से जाकर के टकराती है तो वहाँ पर विभिन्न वर्णों का निर्माण होता है, विभिन्न हमारे व्यंजनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो मुखांग हैं, हम जो मुखांग शब्द यूज कर रहे हैं वो मुखांग कहाँ हैं? वो ये जो मुख के अंदर जो अंग हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? मुखांग कह रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप सभी की समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इन स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? स्वरों का वर्गीकरण, सॉरी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो व्यंजन है हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर करते हैं। कौन कौन से आधार हैं? एक है हमारा उच्चारण स्थल। कौन सा? उच्चारण स्थल। एक है हमारा उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न यानी उच्चारण करते समय हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उस आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। एक करेंगे पेशीय तनाव के आधार पर और एक इसका वर्गीकरण होगा अन्य प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा स्वरों का जो व्यंजनों का आधार है वो है उच्चारण स्थल। तो उच्चारण स्थल के आधार पर हम इन व्यंजनों को निम्न भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? एक है तुम्हारा कंठ, एक है तुम्हारा कंठ, एक है तालु, एक है मूर्धन और एक है दंत्य, एक है ओष्ठ्य, एक है नासिक्य, एक है दंतोष्ठ और एक है काकल्य। ठीक है, काकल्य मैंने बता दिया है, यहाँ चित्र में देखा होगा काकल्य। ये यानी जो स्वर यंत्र है, ये जो हमारे तालु से नीचे जो एक जीभ सी लटकी रहती है छोटी सी, उसे हम क्या कहते हैं? काकल्य या अलजीभी। यहाँ से क्या बोला जाता है? हल। यही है हमारा कंठ। ये जो पूरा हमारा हिस्सा है ये क्या है? हमारा कंठ है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो उच्चारण स्थल के आधार पर हम निम्न ये जो 8 भाग हैं, 8 भागों में हम इनको बांट देते हैं। पहला है कंठ। कंठ का मतलब हो गया ऐसे वर्ड जो कंठ से बोले जा रहे हैं या ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय हमें कंठ की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी? किस अंग की? मुख के? कंठ की। तो जो कंठ से बोले जा रहे हैं वो कंठ हैं। जिनमें तालु की आवश्यकता है, जो तालु से बोले जा रहे हैं वो तालव्य हैं। जिनको मूर्धा की आवश्यकता है वो मूर्धन्य है। जिनको मूर्धा की आवश्यकता है वो मूर्धन्य है। जिनको दंत की आवश्यकता होती है वो दंत कहलाते हैं। जिनमें ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है, जिनको बोलने के लिए हमें ओठ का यूज करना पड़ता है, वो ओष्ठ हैं। जिनको यूज करते समय हमें नासिक की जरूरत पड़े उन्हें कहते हैं नासिक्य या नासिका। नासिक, जिनमें नासिक की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं नासिक्य। जिनमें दंत प्लस ओष्ठ दोनों की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं दंतोष्ठ। और जिनमें काकल्य की आवश्यकता हो या स्वर यंत्र की आवश्यकता हो, स्वर यंत्र, तो उसे हम कहते हैं काकल्य। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं? कंठ वर्ड कौन कौन से होते हैं? तो कंठ में जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये जो स्पर्शी व्यंजन है 25, तो स्पर्शी व्यंजन में जो पहला वर्ग है क वर्ग, ये हमारा जो है कंठ है। यानी क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब कंठ से बोले जाते हैं। क वर्ग के। कौन से वर्ग के? क वर्ग के।
लिख लें यहाँ क वर्ग। क वर्ग के जितने वर्ण हैं सबके सब कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ से। अब ध्यान रखना जो काकल्य है वो भी कंठ में आता है, तो कंठ से ह भी, ह जो ह है वो भी इसी में आता है, जो है वो भी इसी में आता है, लेकिन इसको हमने ह को अलग रख लिया है क्योंकि इसमें हमें स्वर यंत्र की भी आवश्यकता होती है। तो जो ह है उसे हम काकल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य। कंठ में भी है लेकिन ये काकल्य भी है। ठीक है, कंठ में भी, कंठ से भी बोला जाता है लेकिन ये काकल्य भी है। ठीक, इसके अलावा जो हमारे तालु से बोले जाते हैं तो उनमें तालव्य की आवश्यकता होती है, तो क वर्ग के कंठ से बोले जाएंगे। च वर्ग के जो होंगे वो सबके सब कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। वो तालु से बोले जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तालव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तालव्य कहेंगे। इसमें च वर्ग के अलावा तुम्हारे जो वर्ड हैं, एक ही तुम्हारा आता है य और एक आता है तुम्हारा स, यानी ये दो वर्ड और इसमें आ जाते हैं तालव्य में। यानी ये जो अ है, ये कौन सा है? अंतस्थ है। ये अ, यह कौन सा है? अंतस्थ। यानी जो अंतस्थ व्यंजनों में से जो आता है ये तालव्य है, और ऊष्म व्यंजनों में से जो स है, सीटी वाला स, ये भी क्या होता है? हमारा तालव्य होता है। ये भी हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। इसके अलावा अगर मूर्धन्य की बात करें तो ये क्रम से हैं सबके शब्द, क च, अब आएगा ट वर्ग। कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग भी हमारा, ट वर्ग हमारा कहाँ से बोले जाता है? मूर्धा से। तो इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य। क्या कहते हैं हम? मूर्धन्य। यानी ट वर्ग के जो वर्ण हैं वो वर्ण, सॉरी, जो ट वर्ग के जो व्यंजन हैं वो व्यंजन क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों कहलाएंगे? क्योंकि मूर्धा से बोले जा रहे हैं। कहाँ से बोले जा रहे हैं? ये मूर्धा से। ठीक है, ट वर्ग, ट के अलावा इसमें जो हमारे हैं र और स, यानी य इसमें आता है और र मूर्धन्य में आता है। स इसमें आता है, स के बाद पेट चिरुआ वाला जो स होता है, पेट चीरे वाला, ये भी ये किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा। ये र, य, र, र किस में आता है? अंतस्थ में। स ऊष्म है। तो दो अंतस्थ इसमें आते हैं, तालव्य में आते हैं, और दो अंतस्थ, सॉरी, दो, एक अंतस्थ इसमें और एक अंतस्थ इसमें। ये स तालव्य है, जबकि ये पेट चिरने वाला ये किसमें है? मूर्धन्य में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। अब दंत में कौन से आएंगे? क, च, ट। ट के बाद कौन सा आएगा? त। तो त वर्ग। त वर्ग हमारा किस में आ जाएगा? हमारा त वर्ग, त वर्ग दंत में होगा, क्योंकि त वर्ग को बोलने के लिए हमें, त वर्ग के वर्णों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? दंत की। जब आप बोलो, बोल के देख लो आप, अगर आपको वो नहीं हो रहा तो आप बोल के देखो। अगर आप दांत से जीभ मत लगाना, आप त नहीं बोल सकते। यानी आपको अगर त बोलना है तो जीभ दांत से लगानी पड़ेगी। बिना जीभ दांत से लगे त नहीं बोल सके। त, थ, द, ध, न नहीं बोल सकते। तो जो भी त वर्ग के व्यंजन हैं वो सब किस में आएंगे? हमारे दंत में आएंगे। कौन से में आएंगे? दंत में आएंगे। इसके अलावा जो हमारे ओष्ठ व्यंजन हैं, कौन से व्यंजन हैं? ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन कौन से होंगे? क, च, ट, त, प। ये प वर्ग हो गया। ये कौन सा वर्ग हो गया? प वर्ग हो गया। प वर्ग किस में आएगा? ओष्ठ में, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमें ओष्ठ की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ओष्ठ की आवश्यकता होती है। अच्छा, मैं यहाँ बताया त वर्ग, जो, सॉरी, जो दंते हैं उसमें त वर्ग आता है, यानी त, थ, द, ध, न। ठीक है, 5 हो गए। और इन 5 के अलावा, त वर्ग के अलावा इसमें 2 वर्ड और आते हैं, एक ल और एक स। क्रम से देखना, ये य, र, ल, ल, और स, स, स। ठीक है, यानी य, र, ल और स, 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 तालु, मूर्धा और दंत। क्रम से याद रखना, भूलना नहीं है। त, ताल, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसमें आते हैं क, च, ट, त, प। अब इसमें तालु से स्टार्ट हो जाते हैं ये वाले व्यंजन, य, र, ल। यानी य तालव्य में आएगा, मूर्धन्य में र आएगा और दंत में ल आएगा। ऐसे ही जो ऊष्म व्यंजन है उसमें से पहला जो है स,
वो तालव्य में आएगा, दूसरा स मूर्धन्य में आएगा, तीसरा स किस में आएगा, दंत में आएगा। ये चीजें समझ में आ गई? चलो ठीक है, आ गई होंगी मुझे लगता है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी समझ में नहीं आई, कोई ज़्यादा ये वो नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, केवल हमें समझना है, समझ के इन्हें याद रखना है, नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। किसी को नहीं दिख रहा हो, वैसे तो सबको दिख रहा होगा, मैंने अपना ये वीडियो भी हटा दिया है तो जिससे कि आपको दिखे। तो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। ओष्ठ में कौन से आएंगे? प वर्ग के जितने हैं सबके सब हमारे ओष्ठ में आएंगे, सबके सब किस में आएंगे? ओष्ठ में आएंगे। प फ ब भ म। दंत जो है त थ द ध न, ये सबके सब उसमें आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नासिक। नासिक में कौन से व्यंजन आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी इसमें नासिक में आते हैं पंचमाक्षर। कौन से आते हैं? पंचमाक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर या पांचवा वर्ड किस में आएगा? हमारा नासिक में आएगा। किस में आएगा? नासिक में आएगा। उसके बाद आता है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में केवल और केवल एक व्यंजन आता है। दंतोष्ठ में केवल और केवल एक व्यंजन आता है। कौन सा आता है हमारा? और वो आता है हमारा व, य र ल व। कौन सा? व। ये जो व है ये दंतोष्ठ है। अब स स स, अब इसमें एक ऊष्म व्यंजन बचा ह किस में आएगा? काकल्य में आएगा, ठीक है। तो व और ह दंतोष्ठ और काकल्य है, जबकि य र ल ये तालव्य मूर्धन्य और दंत है, स स स ये तालव्य मूर्धन्य और दंतोष्ठ। ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा? कर लो, चलो जो रह गया है वो नोट कर लो एक सेकंड में। चलो चलते हैं आगे। ये समझ में आ गया, ये नोट कर लिया सबने? तो आगे ये तो हमारा आधार था उच्चारण स्थल, यानी हमारा जो उच्चार, जब हम वर्णों को, व्यंजनों को या वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं, तो उच्चारित करते समय ये जो हमारे हवा है, वायु है जो अंदर से निकल रही है, उनने उसे किन किन अंगों का बाधा का सामना करना पड़ता है, किस किस स्थल से उन्हें टकराना पड़ रहा है, कौन कौन से स्थल एक दूसरे से टकराते हैं, कौन कौन से मुखांग आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं वर्णों को बोलने में। तो उस आधार पर हमने ये देखा था आठ प्रकार के हमारे व्यंजन होते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिक, दंतोष्ठ और वक्र, ठीक है। तो तो मुझे लगता है कि समय बहुत हो गया है आज के लिए। आज की इस वीडियो में, आज की इस कक्षा में आपके लिए केवल इतना ही है। इससे आगे का जो व्यंजनों के बारे में पढ़ना है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो सभी लोग जो भी इसे देख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिट है तो, और आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिट है, जब आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए लाभदायक है, अच्छी है, आपकी समझ में आ रहा है, तो आपके जो दोस्त हों उन्हें आप शेयर करिएगा इसको, ठीक है। और अगले वीडियो को आपको, अगला वीडियो यदि आपके पास आए, यानी आप चाहते हैं कि जो अगला वीडियो है वो आपको मिले, तो उसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई कमी लग रही है, जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको बताया है, ठीक है, जिस तरीके से बताया है आपको, अगर आपको उसमें लग रहा है कि कुछ कमी है तो वो भी कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा बताएं, अगर बुरा लगा है तो बुरा बता सकते हैं आप, ठीक है। आप सभी के लिए छूट है, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो जो है, ये जो क्लास है आपको
कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, क्या समझ में नहीं आया, सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।